बच्चों के अंदर अगर हम बात करें चेस्ट इन्फेक्शन की, तो बच्चों में फार्मूला मिल्क वाले ज़्यादा बच्चे हमने देखे कि चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन को निगलेक्ट करना कार्डियक डिजीज़ की तरफ ले जा सकता है? यार वेल डन तनवीर, बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी। अगर ये आपने ऑब्जर्वेशन की, बिल्कुल देखो जिन बच्चों में जिनकी फैमिली में एलर्जी की टेंडेंसी है उनकी फैमिली में वीनिंग इज़ अ साइंस। आपको अगर पता है कि आपके पेरेंट्स में एलर्जी थी या आप में एलर्जी है, तो बच्चों में प्रोटीन क्वांटिटी सबसे आखिर में ऐड होनी चाहिए सर। उसको वीन करते हुए उसको जो एग है उसको डिले देना चाहिए। ठीक। उसको पाउडर मिल्क भी बड़ा केयरफुली देना चाहिए। ठीक। उसको काऊ मिल्क भी नहीं देना चाहिए, काऊ मिल्क में एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक। तो ये वो अवामल है जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। उसको मदर फीड मैक्सिमम कराना चाहिए, उससे उसकी बचत हो सकती है। और सॉरी आप उसके अपने चेस्ट इन्फेक्शन के साथ कार्डियक डिजीज़ भी जी बिल्कुल, बच्चों में नहीं बड़ों में जितने भी डिजीज़ आप उठा लें। आप अस्थमा है नहीं कंट्रोल किया, सीओपीडी में कन्वर्ट होगा, नहीं कंट्रोल किया राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। टीबी है नहीं इलाज कराया, लंग में ब्रोंकिएक्टिस डेवलप हुई, नहीं आपने इलाज कराया, दायां हिस्सा हार्ट का जो है वो फेल हो जाएगा। ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी डिजीजेस अगर आप उनको कंट्रोल ना करें तो वो डायरेक्ट राइट हार्ट पे प्रेशर डालती हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इटसेल्फ इज़ अ चैप्टर, वो भी अगर आप उसको ट्रीट करें। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को थोड़ा सा अगर मैं बताता चाहूँ तो ये लंग सिरोसिस है, लंग का सुकड़ना है, ये भी आपके राइट हार्ट को प्रेशर को इफेक्ट डालती हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो हैं वो हमारे दिल के दाएँ हिस्से पे इफेक्ट करती होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे आपने बात की थी कि पल्मोनोलॉजी के साथ क्रिटिकल्स वो भी आ गई, तो क्रिटिकल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, लोगों को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखिए क्रिटिकल हर लाइक एस्थमा है, एक एस्थमा हमारी ओपीडी में आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे रात को सोते हुए सांस खराब होता है, पिछले हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हुआ, दिन के टाइम पे इतना हुआ, और वो हमारी ओपीडी में आएगा, हम ओपीडी में उसको कुछ इनहेलर या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे, वो वहाँ से चला जाएगा। यही पेशेंट हो सकता है 2 दिन बाद हमारी एमरजेंसी में लैंड करे और इसका सांस इतना ख़राब हो कि पेशेंट अनएबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस इन अ सिंगल ब्रेथ, यानी एक सांस में वो बात नहीं पूरी कर सक रहा, और यही पेशेंट क्रिटिकल होकर हमारे पास आया। इसी तरह ही एक सीओपीडी जो कि स्मोकर्स दमा जिसको हम कहते हैं, ये पेशेंट उसको इतना सांस खराब है कि उसकी ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हो गई। इसी तरह जो पेशेंट जो आए जैसे ब्रोंकिएक्टिस हमने डेवलप की, उनमें चेस्ट इन्फेक्शन हुई, उनमें टाइप 2 फेलियर डेवलप होगा, सीओपीडी में टाइप 2 फेलियर डेवलप हो गया। सो मोस्टली रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि क्रॉनिक चली जाती हैं उनमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फिर वो एचडीयू में भी मैनेज होती हैं, फिर अगर वहाँ से वो कंट्रोल ना हो तो फिर उनको वेंटिलेशन पे भी जाया जाता है। तो ये पूरे एक डिफरेंट डायनेमिक्स हैं क्रिटिकल केयर की इन पल्मोनरी मेडिसिन। ठीक होगा। अच्छा सर, चेस्ट इन्फेक्शन में हमने देखा है कि गैर ज़रूरी तौर पे बगैर किसी कंसल्ट किए बार बार नेबुलाइजेशन करना और ख़ुद से उसके इंजेक्शन को चेंज करना या ड्रॉप्स को चेंज करना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए एक कॉमन सेइंग है, इफ़ यू नीड अ नेबुलाइजर यू नीड अ डॉक्टर। अगर आपको नेबुलाइजर की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको पल्ले बांध लें। ठीक। नेबुलाइजेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। टू सम एक्सटेंट हम भी इसमें रोल प्ले करते हैं कि हम अपना टाइम, सारी बात है बिजी क्लिनिक होता है तो टाइम बचाने के लिए कहते हैं जी 2-3 दिन नेबुलाइजेशन कर लें। उसको वो 2-3 दिन नेबुलाइजेशन से रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है और वो उस रिलीफ को बार बार यूज़ करता है और वो कॉस्टली भी नहीं होता। तो नेबुलाइजेशन किसी सूरत नहीं यूज़ करनी जब तक आपको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की। एंड अप एंड अबव इसके अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं, जब आप प्रॉपर नेबुलाइजेशन नहीं करते तो रिमेंबर ये फ्यूम्स उड़ के आँखों में भी जाते हैं, तो ये इनमें स्टीरॉइड भी होते हैं, तो ये कैटरेक्ट या आँखों की प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। और इसको यूज़ कैसे करना है, किस सिटिंग पोजीशन में आपको बैठना चाहिए, अपने डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर ही आपको गाइड करेगा। घर में नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं। यस, ये नहीं कि ज़ीरो है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक्सट्रीम ऑफ एज है, बहुत बच्चा है, बहुत बुजुर्ग है जो इनहेलर को खींच नहीं सकता, उस वक्त हम उनको ये मार्जिन दे देते हैं। लेकिन रेगुलर फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद डॉक्टर के, डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, लोग हमसे ना बेशुमार सवाल पूछते हैं। जब हम आपका ये बता रहे थे तो लोगों ने कई कमेंट्स में सवाल भेजे हुए थे। तो लोग ये पूछते हैं कि इनहेलर्स जो हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या डिवाइसेस के अंदर कैप्सूल लगा के उनको सक करना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? अच्छा देखिए, इट्स वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए हम जितना लिटरेचर पढ़े उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि अक्सर लोगों का दमा इस वजह से कंट्रोल नहीं होता कि वो प्रॉपर डिवाइस प्रॉपर तरीके से नहीं लेते। ठीक। अब एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 75 साल है सर, और वो बेचारे बात भी सही नहीं कर सकते, तो ये जो डिवाइसेस हैं इनको खींचने के लिए
मुझे एक इंस्पिरेटरी खींचने की कुव्वत चाहिए। सर वो इस तरह खींच नहीं पाएंगे, वो तो उनके दवाई अंदर ही नहीं जाएगी, वो गले सर। में लग जाएगी। हाँ, अगर मेरी और आपकी तरह का कोई शख्स है, हाँ, उसको डिवाइस जो है वो पाउडर वाली वो ठीक उसको सूट करेगी। ठीक तो इट डिपेंड अपॉन पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है, सर। उसकी एज क्या है, और उसकी इंस्पिरेटिव फ्लो अंदर खींचने की सलाहियत कितनी है। सर। बदकिस्मती से हमारे पास इसका मेजरमेंट का आला नहीं है पाकिस्तान सर। में। बाहर अगर आप जाएं तो इंस्पिरेटिव फ्लो मीटर होता है, उसने खींचा, उस पे आ गया कि 60 लीटर है, उस पे आ गया या 30 लीटर है, तो उसको देख के हम उसको पाउडर फॉर्म दे देते हैं या उसको हम ये MDI दे देते हैं। बाय द वे ये दोनों हैं इक्वली गुड, सर। लेकिन अगर खींचने की सलाहियत ही नहीं है तो दोनों बैड हो सकते हैं, दोनों इनफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर इनहेलर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम अगर एस्थमा पे स्पेसिफिकली बात करें, अब तो ज़िंदगी आसान होगी। अब से 5 साल पहले चले जाएं तो एक नीले रंग का इनहेलर दिया जाता था और एक दूसरा इनहेलर कभी कभार दिया जाता था। अब तो एक ही इनहेलर है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है। सर। अगर हम एस्थमा पे रहें तो इनहेलर पहली स्टेज में डोज कम है, दूसरी स्टेज में डोज ज़्यादा है, तीसरी में और ज़्यादा है और कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो बिल्कुल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, पेशेंट किस स्टेज पे है, उसको हम इनहेलर बढ़ा भी सकते हैं, एस्थमा में कम भी कर सकते हैं। COPD में यूजुअली एक लेवल पे रखा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, पिछले दिनों में हमने देखा है कि डिफरेंट किस्म की जो है वर्कशॉप्स और CMEs भी होती रहती हैं कि आजकल लोगों को ड्राई कफ, क्रोनिक कफ और फिर इस तरह की खांसी आती है, ना एंटीबायोटिक काम कर रहे होते हैं, वो सिरप पी के भी तंग आ जाते हैं। तो कफ को बेसिकली कंट्रोल करने का बेहतरीन होम रेमेडीज़ के तौर पे और मेडिकेशन क्या हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर नवीद, सबसे ज़्यादा जो GPs को UK में केस आते हैं ना, रिपोर्ट होते हैं, वो कफ के ही हैं। सर। देखिए, इसको भी आप डिवाइड करते हैं कफ को। हर कफ ट्रीट करने वाली नहीं होती। एक्यूट कफ लेस देन 3 वीक्स, क्रॉनिक कफ मोर देन 8 वीक्स और सर। इन बिटवीन एक्यूट और क्रॉनिक कफ होती है। एक्यूट कफ जो कि लेस देन 3 वीक्स है, 3 हफ्ते से कम है, सर। वो कफ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसका मतलब है वो किसी वायरल इन्फेक्शन से स्टार्ट हुई और उसमें वो जो बात आपने की टोटके रेमेडी कि आपने हनी ले लिया, आपने वो जो दालचीनी ले ली, आपने कोई कावा ले लिया, वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, वो सूदिंग इफेक्ट रखती है, आपको बेहतर कर देती है। सर। लेकिन जितनी क्रॉनिक कफ है ना, यानी जो 3 हफ्तों से ज़्यादा चल रही हैं या जो 8 हफ्तों से भी ज़्यादा चल रही हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रिक्वायर्ड होती है। सर। यूजुअली कफ को जब आप फेल हो जाएं, एज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, एक आपको एक ट्रिक भी बता दूं, अगर आप फेल हो जाएं, आपको कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं आपका सक्सेसफुल हो रहा, तो यू आर अलाउड टू ट्रीट GERD, रिफ्लक्स को ट्रीट कर लें, यू आर अलाउड टू ट्रीट पोस्ट नेजल ड्रिप, इन दोनों को ट्रीट कर लें और गिव अ प्रॉपर टाइम टू देम। प्रॉपर टाइम का मतलब है मिनिमम 2 हफ्ते टू आइडियली 4 वीक्स। यूजली इससे कफ बेहतर हो जाती है। फिर अक्सर लोगों को हम सब इलाज कर रहे होते हैं, पता लगता है वो तो ACE इनहिबिटर ले रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, काफ़ी उससे ठीक। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो NSAID से उनको कफ जनरेट हो रही होती है, उनको जॉइंट पेन था, वो NSAID लेते हैं, उनकी काफ़ी नहीं जा रही। फिर कुछ लोग आई ड्रॉप ले रहे होते हैं, ये ग्लाकोमा के लिए, ब्लड जब आई का प्रेशर बढ़ जाता है, उससे उनका जो है वो कफ एग्रीवेट हो जाती है। तो जब आप हमसे पूछे ना, तो यूजुअली कहीं ना कहीं हमें कफ की रेमेडी मिल जाती है। बट बात आती है जिन्हें लाहौर ने देखा हो खंगिया ने, एंड दिस इज ट्रू रियलिटी कि पॉल्यूशन यस। अब बात, और ये ट्रू रियलिटी है, आपके अक्सर रिलेटिव बाहर रहते हैं, वो बाहर से पाकिस्तान आते हैं तो बली में खांसी उनको तंग करती है, वो कहते हैं कि इसका क्या इलाज किए। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, अब बदकिस्मती से ये भी कफ जनरेट करती हैं और हम इसको बिल्कुल डिफरेंट कराते हैं। और डॉक्टर तनवीर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एसोसिएटेड लंग इंजरीज इज़ अ टोटल डिफरेंट चैप्टर। तो अगर कफ को कोई आपकी रेमेडी, मतलब आपने एटियोलॉजी ढूंढ ली है, दिस इज़ नो एटियोलॉजी, फिर अब कुछ लेटेस्ट ड्रग आ चुकी हैं जो हम कफ में देते हैं, लेकिन यूजुअली कफ हमारे पास हमेशा किसी न किसी रीज़न की वजह से होती है, एंड यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि उस रीज़न को आइडेंटिफाई करें। ठीक है। अच्छा सर, कुछ कंडीशन में हमारे पास पेशेंट जब रिपोर्ट होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरे फेफड़ों में जख्म हो चुके हैं या मेरी सांस की नालियों में अल्सर बन चुका है। तो क्या ये अल्सर और ये इस तरह के जख्म और फेफड़ों का सिकुड़ जाना या फेफड़ों में पानी पड़ जाना, इसकी मेन काजेज क्या होती है? Another very important question तनवीर, फेफड़ों का सिकुड़ जाना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कॉमन हो गई है सर। अब हमें भी प्रैक्टिस करते हुए डिकेड दहाई गुजर गई और हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उनके जो लंग हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, छोटे होना शुरू हो गए। और इसमें एक रीज़न मैं आपके चैनल से बताऊं, कबूतर भी हैं, पिजन जो हमारे यहाँ, जो हमारा इतना बुजुर्ग बर्ड है
कि जिसकी हम खिदमत करते नहीं थकते, कि उसी ने हमें जन्नत या दोज़ख में लेके जाना है। तो कबूतरों की जितनी तादाद है, और वो कबूतर अगर आपकी खिड़की में बैठे हैं तो वो भी एक ऐसी डिजीज़ जिसको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं, वो भी ये काज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी की वजह आपके जोड़ होते हैं, जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कहते हैं, और इससे लंग श्रिंक होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तनवीर, अब काफ़ी हद तक इसका इलाज है। अब काफ़ी हद तक अगर ये टाइम पे आप पिक कर लें तो जो मरीज़ हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी, जहाँ तक आपने बात की फेफड़ों में पानी पड़ना, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फेफड़ों के अंदर पानी पड़ना यूजुअली दिल की वजह से होता है। फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली है, उसके अंदर पानी पड़ना अगर दोनों साइड पे है तो दिल की वजह से है, अगर एक साइड पे है तो पाकिस्तान में सबसे कॉमन टीबी या नमूनिया, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता।